Hello everyone, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था एलएलबी का, उसकी आंसर्स की आ चुकी हैं परसों। आई होप आप सबने देख ली होगी। और अगर अभी तक आपने आंसर की नहीं देखी है या आपकी जो फाइल थी वो डाउनलोड होकर डिलीट हो गई है या कुछ भी केस है, तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अलावा आई होप आप सबका स्कोर अच्छा रहा होगा, और अगर स्कोर अच्छा नहीं भी है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और आपने ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम दिया है और इसमें आपको जो भी स्कोर है, आपने अटैम्प्ट अच्छा किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो आंसर की रिलीज़ हुई है उसमें काफ़ी जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को डाउट है कि इसका आंसर ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं मैं उनको इसमें डिस्कस करूंगी, और साथ साथ उन कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस को भी मैं इसमें डिस्कस करूंगी जिसमें आपको लग रहा है कि इसका आंसर गलत दिया है बट वो आंसर ठीक है। तो हम इसमें उन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करते वक्त डर लगता है तो आप मत देखना, क्योंकि मैंने कट ऑफ के टाइम देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या लास्ट कट ऑफ देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ये फेस तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो रिज़ल्ट वैसे भी सब कुछ बता देगा। रिज़ल्ट के बाद हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ से पहले आपको बता देंगे, जो मतलब मोस्ट लाइकली सेम होगी। और इसके साथ ही आपको चैलेंज करने से रिलेटेड मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो क्वेश्चन आप चैलेंज करते हैं, मान लीजिए आपने क्वेश्चन चैलेंज किया है और जो आपने चैलेंज किया है वो क्वेश्चन जो है आपका वाला सही होता है, यूनिवर्सिटी का गलत होता है, तो उस आंसर के मार्क्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अब उन सभी स्टूडेंट्स में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? जिन्होंने वो आंसर अटेम्प्ट किया होगा और जो सही ऑप्शन रिवाइज्ड आंसर की में आएगा और वो क्वेश्चन मार्क किया होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा कि एवरीवन जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उनको भी मिलेगा क्या? अरे जब आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्क्रैप्ड, अगर वो क्वेश्चन डिडक्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके मार्क्स 400 में से मिलने थे वो मार्क्स आपको मिलेंगे 396 में से। सपोज अगर एक क्वेश्चन डिडक्ट होता है तो आपके डिडक्ट होना, स्क्रैप्ड हो जाना, तो आपके जो क्वेश्चन 100 हैं वो 99 हो जाएंगे, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, जितने आपके आए हैं उसमें से कुछ डिडक्शन नहीं होगा, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। अगर और इसके साथ ही आपको इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिए उसको, क्योंकि अभी कल तक का हमारे पास टाइम है जो आंसर गलत है उनको ऑब्जेक्ट करने का। तो मैं डायरेक्ट पहले जो कन्फ्यूजन वाले और डाउट वाले क्वेश्चन है या ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट उन क्वेश्चन पर आ रही हूँ। हम जो क्वेश्चन सही हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ना मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगी। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि पूरी तरह से इसमें गलत इसका आंसर दिया है, क्योंकि अगर हम ये आर्टिकल देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन बी इन्वोक्ड टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शंस इन्वोक्ड हो सकती हैं ये चारों के बेसिस पे हो सकती हैं। इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके बेसिस पे भी फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चारों ही ऑप्शंस हैं। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। इसमें जो है वो दिया है A, B एंड D। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर चैलेंज कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर किसी एक भी बच्चे ने, मान लीजिए इस क्वेश्चन को सिर्फ एक बच्चे ने चैलेंज किया है, तो अगर ये सही होता है तो मार्क्स सबको मिलेंगे। अगर इसी सेम क्वेश्चन को 100 बच्चों ने चैलेंज किया है तो भी यही होगा। तो आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में चैलेंज कर रहे हैं तो जितने लोगों से आप कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ट्राई कीजिए कि सब डिफरेंट आंसर्स के क्वेश्चंस या क्वेश्चन को या आंसर को चैलेंज करें। सेम क्वेश्चन को सारे बच्चे चैलेंज करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं है, वेस्ट ऑफ द मनी। तो इसके साथ ही ये है, इसका आंसर ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये चैलेंज हो सकता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड।
तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड में ऑफेंस वो चीज़ है कि जो लोग के थ्रू प्रोहिबिट की गई है, यानी कि जिसे इंडियन पेनल कोड ऑफेंस मानता है। तो सबसे पहले अगर हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो रेप का जो सेक्शन है यहाँ पे 375, उसमें एक सब क्लॉज में मैरिटल रेप के बारे में बताया गया है कि अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है बिलो द एज ऑफ 18, यहाँ पे 18 ईयर्स जो है वो एज मेंशन की गई है, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस एज को 18 से रिड्यूस करके 15 कर दिया है। और यहाँ पे अगर 15 एज से बिलो द 15 ईयर्स अगर मैरिटल रेप होता है तो यहाँ पे क्या होगा, वो मतलब मैरिटल रेप में कंसिडर किया जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी हैं, सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स भी हैं। तो इसके साथ ही अगर हम एडल्ट्री देखें तो एडल्ट्री अब जो है वो हट चुका है, तो वो तो ऑफेंस नहीं है। बट अगर हम स्टॉकिंग देखें, ये बिल्कुल ऑफेंस है, गिवन है। और इसके साथ ही तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस माइंडसेट से यहाँ पे सेट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैरिटल रेप को बिल्कुल क्लियर नहीं बताया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है इस बेसिस पे कि ये क्लियर नहीं है कि मैरिटल रेप में कुछ एज स्पेसिफाइड नहीं है। हो सकता है बाद की एज के को ध्यान में रख के एग्जामिनर ने बनाया हो, या पहले की एज को ध्यान में रख के बनाया हो, लेकिन इस वजह से हम इसको कर सकते हैं कंसीडर। बाकी स्टॉकिंग तो ऑफेंस है ही। और इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर गिवन है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था सेक्सुअल असॉल्ट या हैरेसमेंट होना चाहिए, बट ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन है आईपीसी में रेप की डेफिनेशन में। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसको चैलेंज आप मत करिए। अगर आप कर चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर नहीं किया है किसी ने तो इसको चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट को क्रिमिनल इंटिमिडेशन लग रहा था, तो इसको एक्सटॉर्शन के अगर हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं तो इसमें हूबहू यही है कि थ्रेटेन होना चाहिए। किसके लिए? यहाँ पे डिलीवरी ऑफ मनी के लिए। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स थ्रेटेन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग वाई अनलेस वाई गिव यू मनी। यहाँ पे जो होता है एक्सटॉर्शन में, हम सामने वाले पर्सन को थ्रेट करते हैं कि आप जो है मनी या कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कागज़, जैसे आप काफ़ी सारी मूवीज़ में देखते हैं विलन हीरो के बच्चे को या किसी फैमिली मेम्बर को अपने सामने रखता है, उसको बोलता है कि आप ये प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर आओ वरना हम इसे मार देंगे। तो एक्सटॉर्शन में ये होता है कि सामने वाले से हम प्रॉपर्टी जो है उसकी डिमांड करते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के कागज़ हो। इसके साथ ही और इसके साथ वो इंड्यूस करता है वाई को कि उससे वो मनी दे, और यहाँ पे इसीलिए वो क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है। इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको तो चैलेंज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 सेज इन नवतेज सिंह जौहर केस डीलिंग विद ट्रांसजेंडर्स इशू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क द सेंटर टू इंक्लूड देम इन। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नालसा का केस है। नालसा के केस के साथ यहाँ पे एक नास फाउंडेशन का केस भी है, और इसके साथ यहाँ पे पुख्ता स्वामी का केस है, शफीन केस है। तो यहाँ पे इन केसेस में भी इसके बारे में बात की गई है। पुख्ता स्वामी के केस में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है इनके रिगार्डिंग। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे सबसे पहले नालसा देखें, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो इन सभी में इनके राइट्स की बात की गई है। लेकिन नवतेज सिंह जौहर जो है यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कहता है कि सबसे पहले तो ये आर्टिकल 370 जो है यहाँ पे सेक्शन 377 के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे इसके जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि इनको ओबीसी क्लास में जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए नन ऑफ दिस। तो इसको अगर आप चाहें तो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि चैलेंज इसको करना चाहिए। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि इसका 250 होना चाहिए। तो 250 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, वो 238 होते हैं। और इसके बाद जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे 12 होते हैं।
इसके साथ ही यहाँ पे जो भी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए थे उसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज जो क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो आंसर शुड बी 238। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़, जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, मॉक टेस्ट सीरीज़ जो हमारी चल रही थी, मॉक टेस्ट भी हो रहे थे, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आप जो है नेगेटिव मत अटैम्प्ट कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज़्यादा नेगेटिव अटैम्प्ट किए हैं, काफ़ी हमने पोल क्रिएट किया था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने 300 मार्क्स भी अचीव किए हैं, 300 प्लस, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग यहाँ पे मार्क्स मतलब आए हैं, अच्छे भी आए हैं और कुछ के बिलो भी आए हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल ये होता है कि आप ज़्यादा नेगेटिव अटैम्प्ट ना करें। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आए थे जो 2018 का एक करंट अफेयर था, और एक और क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो आपको उससे अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या था, उसने किस पर्पज से इसको जो है वो ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से किसके पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की कैपेसिटी नहीं है। सबसे पहले हम सेक्शन देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 10 ये बताता है कि 5 चीज़ों के बारे में बताता है कि 5 कंडीशंस क्या हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उन 5 कंडीशंस में से एक कंडीशन है कॉम्पिटेंट पार्टी, और कॉम्पिटेंट पार्टी के बारे में सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। उसमें जो है वो एक माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन को इनकॉम्पिटेंट ठहराता है, और इसके साथ ही वो पर्सन जो जिसे लॉ क्या करता है, प्रोहिबिट करता है एक कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो उस पर्सन को यहाँ पे क्या किया जाता है, इनकॉम्पिटेंट माना जाता है। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं उसके साथ। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, कॉर्पोरेशन डिपेंड करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या गिवन है या नहीं है, और कॉर्पोरेशन अगर परमिशन के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अगर अगर परमिशन के साथ उसमें एंटर नहीं हो रहा है तो वो इलीगल माना जाएगा। तो कॉर्पोरेशन के साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो कॉम्पिटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। माइनर तो खैर नहीं ही होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो ऑप्शन 3 है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि उसको ऑफेंस क्या है। अगर वो ऑफेंस जो उसने ऑफेंस ऐसा किया है कि जिसके लिए उसको कन्विक्शन जो मिली है वो डेथ पेनल्टी या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो अगर उसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो वो कॉम्पिटेंट तो कब किसी भी तरह से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसके कुछ कंडीशंस भी हैं जो प्रॉपरली लिस्टेड है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है। इसका आंसर ओनली माइनर जो है वो नहीं है, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस भी होना चाहिए। इसमें काफ़ी जो है वो डाउट है, तो इस आंसर को आई थिंक चैलेंज करना चाहिए। कुछ हो सकता है, या तो ऐसा भी होगा कि अगर इसको स्क्रैप कर दे तो आपके नेगेटिव से आप बच जाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का है। इसमें काफ़ी मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा कि इसका रीजनल होगा, टेरिटोरियल नहीं होना चाहिए। बट द क्वेश्चन सेज कि इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है कि इन्फोर्समेंट, तो इन्फोर्समेंट क्या होता है, ये टेरिटोरियल होता है। मान लीजिए IPR है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो ये इंडिया का है, तो इंडिया में ही जब इसको ग्रांट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि IT टैक्स होते हैं, और इसके साथ जैसे ये इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा वो पर्टिकुलर जो इसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे कि कॉपीराइट की अगर हम देखते हैं तो कॉपीराइट कहीं पर अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका इंडिया में अलग ड्यूरेशन होता है। तो ये टेरिटोरियल बिल्कुल ठीक है, इसका मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें चैलेंज करते हैं तो बेनिफिट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है जो मेकिंग फॉर्मूला ऑफ मेकिंग कोका कोला इज प्रोटेक्टेड अंडर, तो कॉपीराइट में तो कॉपीराइट की चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो फॉर्मूला होता है बेसिकली फॉर्मूला ऑफ मेकिंग कोका कोला, ये ट्रेड सीक्रेट्स में ही जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें चैलेंज करने की ज़रूरत अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं।
इसके अलावा अगर आपको इसमें एक क्वेश्चन और था जो इसमें मैं लिस्टेड करना स्किप हो गया। जैसे एक क्वेश्चन था इसमें इलेक्शन कमीशन वाला, तो इलेक्शन कमीशन वाले क्वेश्चन में भी जो कंडीशंस ऑप्शंस में अलग अलग हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन अगर हम उसकी देखें तो ऑप्शन में कुछ अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कीजिए, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसमें स्टूडेंट से आपस में डिस्कस कीजिए, और उसके बाद आप सब अलग अलग क्वेश्चन को क्या कीजिए, चैलेंज कीजिए अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए भी बेनिफिट होगा अगर आपको सही निकल जाएगा, और दूसरों के लिए भी। अनलेस अगर वो सारा गलत होता है, अगर कुछ ऑप्शन ही गलत होते हैं तो वो स्क्रैप्ड हो जाएगा। और इसके बाद अगर जो है वो नहीं हुआ, डीयू की आंसर की सही है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की अगर आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड इसके साथ ही ऑल द बेस्ट। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। बिजी शेड्यूल की वजह से आई वॉज अनएबल टू रिप्लाई, बट मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।